आज हम लोग एक आप लोग पढ़े होंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग आज खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं ना आप लोग? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बताइए आप लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये कहां पे है? जरा बताइए हमको, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पे है? मधु, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है लिखा हुआ है कहीं पे 68 से 72 तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ लिखा हुआ नहीं है। चलिए अब समझिए बात को, ठीक है ना। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? सबसे पहले तो देखिए ये चैप्टर 5 में है, आप लोग याद रखिएगा, ये चैप्टर 5 में है। ओके, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर का नाम देख रहे हैं आप लोग, पलट लीजिएगा आप लोग, देखिएगा चैप्टर 5 में जो लिखा हुआ है, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यानी कि इंडियन लॉ के हिसाब से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, कहीं पे नहीं है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम लोग जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 5 वाला ये पार्ट देख रहे हैं, कहीं पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह इंग्लैंड के लॉ से लिया गया है, ये इंग्लैंड का लॉ है, इंग्लिश लॉ जो है वहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में, जो अभी जस्ट बोले, क्या है? रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो क्रिएटेड है और जो रिसेंबल है, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। इंग्लिश लॉ में जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता है। ओके मधु, अर्पणा, चित्रांशी, पिंकी, अंशु, हाँ यही चीज वहां पे चैप्टर में लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे तब तो फिर हम काइंड्स पढ़ेंगे ही। यहां लिखा हुआ है कि जो ये जो है रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये इसी चीज का है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे नहीं है, ये इंग्लिश लॉ है। इंडिया में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्लीकेबल भी नहीं है। तो एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस 68 से 72 तक में जो 5 टाइप लिखा हुआ है, उसी में हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझकर उसको उस तरीके से एप्लीकेशंस करते हैं। बेसिकली यह इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। एक बात, दूसरा बात ध्यान रखिए, एक केस है हमारा, केस है मोसेस वर्सेस मैकफार्लैन। केस का नाम लिख लीजिए, बहुत अच्छा केस है। मोसेस वर्सेस मैकफार्लैन 1760 का केस है, 1760। इसके जो लॉर्ड जो जस्टिस थे, उसका नाम था लॉर्ड मैन्सफील्ड, जस्टिस थे। अब सुनिएगा इस केस में, केस का नाम लिख लिए हैं आप लोग, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा था इसमें, ठीक है ना, लॉ वाज एज वेल एज जस्टिस शुड ट्राई टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है ना। एक वर्ड यहां पर अच्छा इन्होंने लिखा था, क्या? अनजस्ट इनरिचमेंट। ये वर्ड आप लोग देखिएगा जरा, अनजस्ट इनरिचमेंट। देखिए बहुत अच्छा टर्मोलॉजी इन्होंने यहां पे अप्लाई यूज किया था। क्या कहा इन्होंने कहा, ठीक है ना, कि लॉ एज वेल एज जस्टिस शुड ट्राई टू प्रिवेंट, यानी कि लॉ को, जस्टिस जो हम लोग न्याय की बात करते हैं, चाहे वो न्याय जो है वो प्रिवेंट, रोकना चाहिए, जस्टिस के द्वारा उस चीज को रोकना चाहिए। क्या? कि अनजस्ट इनरिचमेंट जहां पे हो रहा हो। ये वर्ड सुने हैं आप लोग, अनजस्ट इनरिचमेंट? इसका मतलब बताइएगा कोई हमको, क्या होता है अनजस्ट इनरिचमेंट? कोई नहीं?
ट्रांसी अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब अनफेयर। हाँ चलिए देखिए ये क्या कहना चाह रहा है समझिए। सिंपल सा एक मैगजीम्स है, अभी देखेंगे मिलेगा, हम लिख देंगे मैगजीम्स को। ये कह रहा है कि आप दूसरे के कॉस्ट पे, यानी कि दूसरे के खर्च पे आप खुद को इनरिच नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को इनरिच नहीं कर सकते हैं। आप खुद का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यही इसका मतलब होता है। दूसरों के कॉस्ट पे आप खुद का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मधु क्लियर ये चीजें? अनजस्ट इनरिचमेंट अर्पणा, हाँ ये बहुत अच्छा वर्डोलॉजी है। ये मोसेस वर्सेस मैकफार्लान के केस में जो ये हमारा जो जस्टिस थे हमारे लॉर्ड मैन्सफील्ड, इनका बहुत अच्छा ये वर्डोलॉजी आया था इसमें। और यही का पूरा जो प्रिंसिपल है हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए ये बहुत अच्छा केस है, लीडिंग केस है, याद रखिएगा इस केस को। 1760 का केस है ये, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। हाँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 तक का जो प्रोविजन है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके टाइम से जुड़ जाया कीजिए। हाँ चलिए ठीक है। तो यहां तक ये दो चीजें क्लियर हो गया कि हमारे यहां इंडियन लॉ में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी जो है कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम ये जो इंग्लिश लॉ का जो है उसी का रिसेंबलिंग दो क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग उसका देखते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। अब जो एक वर्ड हम पढ़े थे, ठीक है ना, कि ये जो अनजस्ट इनरिचमेंट ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बेनिफिट टू वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दूसरे के कॉस्ट पे किसी तीसरे को बेनिफिट हो जाना, किसी दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो जाना, यही है अनजस्ट इनरिचमेंट। इसी को प्रिवेंट करना है, इसी को रोकना है। और इसी को जो हम लोग रोकते हैं तो कहां कहां ये चीजें हैं हम लोग उसको देखते हैं। 78 से लेकर 72 तक प्रोविजन है। जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वहां क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, या तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पर शॉर्ट नोट्स पूछता है, ठीक है ना, या पूछता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके कितने प्रकार हैं जो कि मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसको मेंशन कीजिए। यही क्वेश्चन पूछता है। अब इसी क्वेश्चन का पूरा हम लोग आंसर करेंगे और इसका समझिएगा इसको। क्लियर? हाँ या ना? तो इसके जितने भी प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो 68 से 72 तक दे रखा है। हम एक एक सेक्शन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इलस्ट्रेशन याद रखिएगा और बहुत आसान टॉपिक है। आइए सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टी का कंपिटेंट होना जरूरी है। ये पढ़े हैं हम लोग कि वही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जो कंपिटेंट होगा, जो कैपेबल होगा। क्लियर? अब यहां पे क्या कह रहा है, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन, यानी कि आपने किसी ऐसे आदमी को, ये आप लिखे ना सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, कोई नेसेसरी चीज सप्लाई करी है, ठीक है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। हम लोग पढ़े हैं ना, एक चीज पढ़े, आप लोगों को बताए हैं, जो माइनर जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप लोग पढ़े हैं सभी लोग कि माइनर जो है वो कंपिटेंट होता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वेरी गुड। लेकिन आप समझिएगा, एक आसान सा लेमन लैंग्वेज समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा इसको। मान लीजिए कि एक बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। जनरल रूल तो यही कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पास बहुत जमीन है, बहुत बड़ा स्टेट है उसके पास, बहुत जमीन जगह है उसके पास। अब क्या हुआ, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज जो है अगर नहीं किया गया तो बच्चा जो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। बच्चा एक आदमी के पास गया और उस बच्चे को कहा, मतलब उस आदमी को कहा उस बच्चे ने कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए, बदले में क्या होगा, हम आपको जो है ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देते हैं। 17 साल का 16 साल का लड़का कह रहा है कि बदले में हम आपको ये प्रॉपर्टी दे देंगे, हमको 5 लाख रुपया चाहिए, बहुत नेसेसरी है, मेरा अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो हम 6 महीने के अंदर मर जाएंगे। जनरल रूल के हिसाब से वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी तो मरने दे देगा बच्चे को, यही ना करेगा, क्योंकि वो तो जानता है कि अगर उसके साथ एग्रीमेंट नहीं अगर उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो मेरा पैसा फंस जाएगा, क्योंकि बाद में कोर्ट कह देगा कि ये वाइड एब इनिशियो है। लेकिन अब यहीं पे सेक्शन 68 जो है हमारा अप्लीकेबल हो जाता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है ना, कोई नेसेसरी चीज सप्लाई करी है तो ठीक है ना, आपका क्लेम बनता है, आप क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। 68 में वही प्रोविजन है कि अगर आपका क्लेम बनता है, ठीक है ना, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी ऐसे इंसान को जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने नेसेसरी चीज सप्लाई करी है उसको, ठीक है ना, तो आपका क्लेम बनता है। क्लियर, ये मोटा हेडिंग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? आनंद, मधु, पिंकी, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए सेक्शंस में आ जाइए, ध्यान सुनिएगा सेक्शंस को। इफ ए पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life। अब यहां पे जीने मरने का यहां पे जो है बात हो रही है। लाइफ, द पर्सन हु हैज फर्निशेड सच सप्लाई, अगर वो उसको कैसे बोले कि उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है, अब वो उसको दे दिया, तो कह रहा है क्या, वह आदमी इज इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, उसके प्रॉपर्टी से वह क्या करवा लेगा, रिम्बर्स करवा लेगा, उसका अधिकार होगा, वो क्लेम कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी से वो जो नेसेसरी सप्लाई किया है, ठीक है ना, उसका जो भी वैल्यू है उतना वो रिम्बर्स करवा लेगा। यही है सप्लाई ऑफ नेसेसरी अंडर सेक्शन 68। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पहला काइंड्स यही है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला प्रकार है वो यही है। इसका इलस्ट्रेशन भी बहुत खूबसूरत है, देखते हम पढ़ देते हैं। ए सप्लाई बी ए लुनाटिक विथ नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। वो एक लुनाटिक है, ठीक है ना, उसको मेंटल एसाइलम में रखना जरूरी है, तब वहां उसका इलाज होगा, तब वो ठीक होगा। और एक आदमी उसको यह काम कर देता है कि उसको जाकर मेंटल एसाइलम में उसका इलाज करवाता है, अच्छे डॉक्टर से दिखवाता है, ओके, तो वह बी के प्रॉपर्टी से क्लेम करने का हकदार होगा, रेम्बर्स कर सकता है। ओके अर्पणा, क्लियर? हाँ, बस एक बात आप लोग खाली इसमें यहां ध्यान रखिएगा, क्या क्लेम केवल प्रॉपर्टी पे होगा, याद रखिएगा, जो इनकेपेबल पर्सन है उसके केवल प्रॉपर्टी पर आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उस पर्सन पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टेक्निकल चीज है, आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, कि एक गरीब आदमी है मान लीजिए जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको नेसेसरी सप्लाई 5 लाख रुपया कर दिए हैं, तो आप उस आदमी को नहीं कह सकते हैं कि तुम 5 लाख रुपया हमको दो। बात समझे? क्योंकि उसके पास तो 5 लाख देने के लिए कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये क्लियर हो गया ना? यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन रेम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह समय से पूछ देता है
उसके प्रॉपर्टी पे क्लेम है आपका, उस पर्सन पे कोई क्लेम नहीं है। क्लियर? ये क्लियर? हाँ, क्या क्या चीज इसमें हमको चाहिए? इस चीज के लिए हमको चाहिए नेसेसरी सप्लाई होना चाहिए, पर्सन जो है वो इनकेपेबल है, रिम्बर्समेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो रीजनेबल वैल्यू का है, ठीक है ना, बस यही, और कोई एग्रीमेंट नहीं है। इतनी चीजें सेक्शन 68 के अंदर आता है। इतनी चीजें अगर हो रहा है तो सेक्शन 68 जो है आपका अप्लीकेबल होगा। पहला काइंड्स मेरा यही है, ठीक है ना। हम इसमें दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ देते हैं। ए सप्लाई द वाइफ एंड चिल्ड्रेन ऑफ बी ए लुनाटिक विथ नेसेसरी सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ एज इंटाइटल टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। एक लुनाटिक पर्सन है, उसके वाइफ और उसके बच्चे के लिए उसने नेसेसरी सप्लाई किया, उसको मरने की नौबत आ गई थी, उसके बच्चे को और उसकी बीवी को, इसने एक आदमी ने नेसेसरी सप्लाई किया उसको, ताकि उसका जिंदगी बच पाए, तो वह बी के प्रॉपर्टी से उतना रिम्बर्स करेगा, उतना क्लेम जो है वह कर सकता है। सेक्शन 68 आपका क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए 69। देखिए हम हेडिंग लिख दिए हैं, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्संस पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट और विच ही इज इंटरेस्टेड। अच्छा, इस पर भी आपको एक घटना बता देते हैं, आप लोग से समझ में आ जाएगा आसानी से। मान लीजिए आप 1 महीने के लिए हमसे गाड़ी जो है ले गए मांग के, 1 महीने के लिए किराए पर, कि सर आप हमको अपना जो है 4 व्हीलर हमको दे दीजिए, हम आपको 500 रुपया पर डे के हिसाब से देंगे। मांग के ले गए, 5 दिन के बाद वो क्या होता है, हम जो लोन पर लेते हैं तो कौन आता है गाड़ी उठाने के लिए? हाँ, बैंक से जो आता है, हम बैंक से अगर लोन लिए रहते हैं तो आता है ना, अगर लोन नहीं चुकाते हैं उसको तो गाड़ी उठाने के लिए, तो वह आपके पास हाँ, जो भी है एजेंट है, जो भी है, वह आपके पास आया और बोला कि ये गाड़ी उठाकर हम लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी का जो ऑनर है उसके पास 5,000 रुपया बैंक का ड्यू है, लोन नहीं चुकाए हैं, हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, 5,000 रुपया बाकी है। आप तो इंटरेस्टेड पार्टी हैं या नहीं हैं? आप तो इंटरेस्टेड पार्टी है ना, क्योंकि आप तो 1 महीने के लिए लिए हुए हैं हमसे किराए पर, और 5 ही दिन हुआ है। आपने क्या किया, कहा कि ठीक है हम 5,000 रुपया दे देते हैं, जाइए आप, ठीक है ना, लोन को कवर कर लीजिएगा। आप 5,000 रुपया उसको दे दिए। तो अब आप बताइए, आप वो 5,000 रुपया हमसे लीजिएगा कि नहीं, हमको छोड़ दीजिएगा? हमको जो 500 रुपया पर डे दे रहे हैं, या तो उसमें से काट लीजिएगा, या हमसे 500 रुपया 5,000 का क्लेम कीजिएगा, ये ना कीजिएगा। हाँ, यही चीज बता रहा है आपको जो हम लोग 69 पढ़ रहे हैं। पेमेंट बाय, कौन किया है पेमेंट? एन इंटरेस्टेड पर्सन, जो इंटरेस्टेड पर्सन है। तो आप इंटरेस्टेड पर्सन थे, आपने पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो आप वो हमसे रिम्बर्स करवाएंगे। हमारे आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी आप हमसे रिम्बर्स करवाएंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, यानी कि हम तो बाउंड टू पे थे, सॉरी बाउंड बाय लॉ थे कि हमको पे करना है, क्योंकि लोन लिए हैं बैंक से, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है, अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, यानी कि वह आदमी बाउंड है पे करने के लिए, एंड हु देयरफॉर पे इट इज इंटाइटल बी रिम्बर्स बाय द अदर। तो उसके बिहाफ पे जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसने पेमेंट कर दिया, और अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो यह जो है वह आदमी जिसने पेमेंट किया है वह रिम्बर्स करवा लेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के बावजूद भी। क्लियर? सेक्शन 69 क्लियर? देखिए वही जो अभी समझाए थे उसी में एक दूसरा तरह का केस है। क्या है? बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन लीज ग्रांटेड बाय द जमींदार
द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर हैज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट अंडर द रेवेन्यू लॉ द कंसिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी। बस यही चीज है, पढ़ लीजिएगा, इसको हम सिर्फ समझा देते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसमें यही कह रहा है कि एक आदमी जो है लीज पर जमीन लिया किसी से, और उस जमीन पर सरकार का टैक्स बाकी था। ओके, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लीज पर लिया, और उस जमीन पर जो है सरकार का टैक्स बाकी था। तो सरकार क्या किया, उसको लगा दिया सेल के लिए, कि अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम जमीन को सेल कर देंगे। तो जिसने लीज पर लिया था वो इंटरेस्टेड पर्सन था, उसने क्या किया, टैक्स जमा कर दिया। तो जब टैक्स जमा कर दिया तो वह जो है, जब वो जमीन छुड़ाने आएगा फिर उसका ऑनर, तो उससे वह रिम्बर्स करवा लेगा। क्लियर, सेक्शन 69 क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आइए 70, सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट। ठीक है ना, अगर कोई नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट किया है किसी ने बोनाफाइड, तो उससे अगर, ठीक है ना, कोई दूसरा आदमी इंजॉयमेंट उठाया है, उससे कोई बेनिफिट उठाया है, तो फिर वो जो है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो पे करे। लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट। सुनिएगा क्या है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा सेक्शन है 70, ये सेक्शन 70 है, ये 68 के अंदर आता है, सेक्शन 68 सेक्शन, उसके बाद सेकंड नंबर जो है मेरा सेक्शन 69 है, ये सेक्शन मेरा 70 है अभी जो पढ़ रहे हैं। ए ट्रेड्समैन लीव गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। हम आपके घर गए, वहां पे कोई सामान मेरा आपके घर में छूट गया, और आपने क्या किया, गलती से, ठीक है ना, बाय मिस्टेक आपने उस सामान का यूज कर लिया। कोई ऐसा सामान था जो आपने यूज कर लिया, तो आप जो है जितना मेरा सामान था, जितना आपने यूज किया है, वह हमको आप पे करेंगे। यही चीज समझा रहा है सेक्शन 70। ये नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट था, ठीक है ना, और उस कंडीशन में, ठीक है ना, आप उससे बेनिफिट उठा लिए, आपने एंजॉयमेंट कर लिया उससे, तो आप फिर हमको पे करेंगे। ठीक है, हाँ या ना, बस सिंपल सा चीज है, एक मतलब इजी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा तो कहीं सा कोई मेंशन नहीं है। ठीक है ना, हम आपके घर आए संजोग से घूमने फिरने, हम सब्जी खरीद के जा रहे थे तो आपके घर चले गए, और सब्जी आपके यहाँ छोड़ दिए हम। आपने मेरा सोचा कि अरे सब्जी है ही, बना ही लेते हैं सब्जी, आपने मेरा सब्जी बना लिया, मेरे सब्जी का आपने वो बैगन का आलू जो भी था आपने इसका खाना बना लिया, तो हमको लौटाइएगा कि नहीं लौटाइएगा? हाँ, बस इतनी सी बात है कि नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट जो होगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप उसमें से एंजॉयमेंट ले रहे हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन भी देखिए, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। ए जो है, बी के कोई प्रॉपर्टी है, घर है, कोई ऐसी चीज है उसमें आग लग गया, तो ए सेव्स बी प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ए इज नॉट इंटाइटल टू कंपनसेट फ्रॉम बी, क्योंकि ये ग्रेजुएट्स एक्ट होता है। किसी के घर में आग लग गया और आप क्या कर रहे हैं, उसे आग से बचाए घर को, तो आप तो वॉलंटरली एक्ट ना किया आपने, हाँ या ना, इसको ग्रेजुएट्स एक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, तो वह फिर कंपनसेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बच्चा पानी में डूब रहा है, आप बगल से गुजर रहे हैं, अरे देखिए बच्चा डूब रहा है, आप गए कूद के बच्चे को बचा लिए, अब बचा के बाहर ले आए, तो आप क्या कीजिएगा, उसके फादर से पैसा मांगिएगा बचाने का, क्या आपके बच्चे की जान बचाए हैं, पैसा दीजिए? नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुएट्स एक्ट होता है। तो ये फर्क समझ लीजिएगा, जहां पे ग्रेजुएट्स एक्ट होगा वहां कंपनसेशन नहीं होगा। ठीक है, हो गया, हाँ, यही है आपका लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट। 4 नंबर आ जाइए, सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71, ये तो बड़ा और आसान है। 71 नंबर, फाइंडर ऑफ गुड्स।
A person who finds good belonging to another to take them into his custody is subject to the same responsibility as a baili. बेली अब हम सुबह के मॉर्निंग क्लास में बता भी रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट टू में बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है। तो बस यही चीज है, मेरा कोई सामान कहीं पे गिर गया, आपको मिल गया, आपको पता है कि ये सर का है, आप हमको लौटा देंगे, ठीक है ना, आप उसका एंजॉयमेंट नहीं करने लगेंगे। ये वर्ड याद रखिएगा, अनजस्ट इनरिचमेंट, ये याद रखिएगा, ये इसलिए पहले ही बता दिए। दूसरे के कॉस्ट पे आप खुद को इनरिच नहीं कर सकते हैं, बेनिफिट नहीं ले सकते हैं दूसरे के कॉस्ट पे। तो जब मेरा पर्स कहीं पे गिर गया, मेरे पर्स में मेरा फोटो है, मेरा आईडी है, मेरे घर का एड्रेस है, उसमें 5,000 रुपया है, आपको क्या करना है, हमको दे देना है। आपको उसमें से सिर्फ उतना ही क्लेम बनेगा जितना आपको मेरे घर तक आने में जो खर्चा हुआ है, समझे। अगर मान लीजिए कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई इस तरह का कोई सामान छूट गया, आप क्या किए, पहुंचाने के लिए हमको घर आ गए, मेरे घर आ गए, लीजिए सर आपका ये आईडी एड्रेस था, हम आपको देने आ गए, ले लीजिए। तो क्या हम आपको पे करेंगे, बताइए, नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह जो है फाइंडर ऑफ गुड्स है, आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपको पहुंचाएं। तो फिर एक चीज इसमें बस इतनी सी बात है कि आपका क्लेम वहीं तक होगा कि आपको अपने घर से, जहां से ये सामान मिला, मेरे घर तक आने में जो खर्च हुआ, मान लीजिए रिक्शा से आए, रिक्शा आपको 100 रुपया किराया लग गया, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सेक्शन 71 यही कहता है कि हमारे आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करेंगे आप, गुड्स को क्या करेंगे, आप लौटा देंगे, क्योंकि आप एज ए बेली काम करेंगे वहां पे, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट, मिस्टेक और कोअर्सन, सेक्शन 71, सॉरी 72, सॉरी 71 तो हो गया, सेक्शन 72, मिस्टेक और कोअर्सन। लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्सन, ठीक है ना। अच्छा, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ जाइएगा, फिर इसको तब पढ़ेंगे। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं आप, मान लीजिए। एक दिन हम और मेरा एक मित्र आपके दुकान पर आए और आपसे 200 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स लिए, और आपको बोले कि सुनिए ना, पैसा जो है ना आपको शाम में दे देंगे हम। तो कहे ठीक है सर, कोई बात नहीं, जाइए, शाम को पैसा ले लेंगे आपसे। संयोग से क्या हुआ, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए और आ गए, हम अपने घर आ गए, दोस्त अपने घर चला गया मेरा। 2 घंटे के बाद मेरा दोस्त आपके दुकान से होकर गुजरा, तो उसने सोचा कि इस दुकानदार को 200 रुपया देना है, उसने क्या किया, 200 रुपया निकाल कर आपको दे दिया, ठीक। शाम को हम फिर आए और हम आपको 200 रुपया दे दिए, हमको लगा कि आपके यहां 200 रुपया बाकी है, हम आपको 200 रुपया दे दिए। आप 200 रुपया लौटाइएगा कि नहीं लौटाइएगा, हमको क्या कहिएगा, कि आपकी गलती है, हमने लौटाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यही है, यही एग्जाम्पल दे भी रखा है आपके इलस्ट्रेशन में। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मान लीजिए गलती से आप ले लिए, आपको भी याद नहीं रहा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप हम 200 रुपया दे दिए, आप लिए और रख लिया, बहुत भीड़ था, लिए, आप उतना सोचे भी नहीं, लिए रख दिए। बाद में मेरा दोस्त कहा कि हम उसको 200 रुपया दे दिए थे, हम आपकी दुकान पर आए कि अरे 200 रुपया तो आप, मेरा दोस्त आपको दे चुका था, हम भी आपसे तो 200 रुपया दे दिए हैं, आप मेरा 200 रुपया हमको दे दीजिए। तो आप हमको 200 रुपया लौटाइएगा उस वक्त की नहीं लौटाइएगा, यही कह रहा है। ये काम कल ही कर दिए आप, कितना लौटवा लिए आप दुकानदार से? अच्छा, पैसा मतलब ये क्वेश्चन कल परीक्षा मतलब में सॉल्व किए थे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है वहां पे, हाँ वेरी गुड। अब पढ़ देते हैं, सुनिएगा। सुनिए, इस पे 2 बातें हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, सुन लीजिएगा।
मान लीजिए ए का घर जल रहा है, बी आया और उसके घर को बचाया। इस बचाने के क्रम में क्या हुआ, बी का हाथ जल गया। तो यहां पे इन जनरल ए जो है कोई पैसा नहीं देगा बी को, कोई कंपनसेट नहीं करेगा बी को, क्योंकि ये ग्रेचुअस एक्ट है, ठीक है ना। अभी ग्रेचुअट्स एक्ट और नॉन ग्रेचुअट्स एक्ट बताए थे, ये ग्रेचुअट्स एक्ट है, कोई कंपनसेशन नहीं करेगा। लेकिन उस वक्त अगर ए प्रॉमिस कर लेता है बी को कि यार, अरे यार तुम्हारा हाथ जल गया है, तुम अपना इलाज करवाओ, हम तुमको इलाज का पैसा दे देंगे। अगर ये बात ए कह देता है बी को, तो फिर बी जो है उसका वो क्लेम कर सकता है उतना पैसा के लिए जितना उसको इलाज में खर्चा होगा। ये याद रखिएगा, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। हाँ, तो अगर सिंपल यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो गया है तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर ग्रेचुइटली एक्ट के बारे में बात कर रहा होगा तो कोई कंपनसेट नहीं होगा, बशर्ते ए कोई प्रॉमिस नहीं करे। जैसे जस्ट एक एग्जांपल आपको बताए कि आप क्या किए, मेरा पर्स मिला आपको और मेरे घर आ गए पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि हमसे पैसा लें आप, ठीक है ना। आप ग्रेचुइटस एक्ट किए, ठीक है, हमको पर्स दे दीजिए, आप जाइए। लेकिन हम खुशी खुशी ये आपसे प्रॉमिस कर ले उस वक्त, करे यार इसमें तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, हम आपको जो है ना कल या परसों आपको 500 रुपया हम इनाम के तौर पे देंगे, तब फिर आपका क्लेम बन जाता है मेरे ऊपर। ओके, नहीं तो ग्रेचुइटस एक्ट में कोई जो है क्लेम नहीं बनता, कोई लायबिलिटी नहीं रहता है ग्रेचुइटस एक्ट में। केवल नॉन ग्रेचुइटस एक्ट अगर एक्ट हो रहा है तो ही लायबिलिटी होता है। क्लियर? हाँ, अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग 72। तो मिस्टेक का एग्जांपल दे ही दिए हैं, पढ़ देते हैं इसको, सेक्शन को। ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्सन, डरा धमका के ले लिए हैं या मिस्टेक से दे दिया गया पेमेंट आपको, मस्ट रिपे और रिटर्न इट। क्या होगा, आपको रिपे करना होगा, रिटर्न करना होगा वापस, जो आप कोअर्सन डरा धमका के ले लिए हैं या फिर मिस्टेक से ले लिए हैं। तो वही इलस्ट्रेशन दे रखा है आपको। ए एंड बी ज्वाइंटली ऑ 100 रुपीज टू सी, ए अलोन पे द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट पेज 100 रुपीज ओवर अगेन टू सी। ए और बी मिलकर जो है सी से 100 रुपया लिया। ए क्या किया, किसी समय अकेले था, उसने सी को 100 रुपया दे दिया। बी को यह बात पता नहीं था, उसने गलती से क्या किया, फिर दोबारा 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद सी को फिर 100 रुपया दे दिया। तो सी इज बाउंड टू पे, ठीक है ना, अब सॉरी रिपे, सी इज बाउंड टू रिपे। तो अब सी जो है बाउंड है वापस करने के लिए द अमाउंट टू बी, बी ने जो 100 रुपया दिया था उसे वापस वह रिपे करेगा, वापस कर देगा उसको। यही बात कर रहा है, मिस्टेक और कोअर्सन से आप क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। यही आपका सेक्शन 68 से लेकर जो है 72 तक का प्रोविजन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना ही तरह का हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। ये काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली यह इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें?